हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीरेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर अपने टेस्ट सीरीज MCQ का नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक उत्तक आज अपन करने वाले हैं। लगभग 65 क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इसका दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कोशिश ये रहेगी इसमें से आपके मिल जाएं। ठीक है, नो टेंशन रहना। शुरू करें अपन अपना नंबर फर्स्ट। दिख तो रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, ये अपना सबसे पहला। ठीक है, देखिए जी, पहला क्वेश्चन नंबर 1, सारकोलेमा आच्छादित करती है। सारकोलेमा इसके बारे में शायद आपको बताया था मैंने जब अपन ने उत्तक पढ़े थे। कौन से उत्तक रे? पेशी उत्तक। कौन से उत्तक? पेशी उत्तक की जो झिल्ली होती है ना, पेशी उत्तक की जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सारकोलेमा। पेशी तंतु की जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सारकोलेमा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पेशी तंतु को। किसको आच्छादित करती है सारकोलेमा? पेशी तंतु को आच्छादित करती है, क्योंकि सारकोलेमा क्या है? पेशी उत्तक की झिल्ली क्या होती है रे? सारकोलेमा होती है। क्या होती है? सारकोलेमा। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर सेकंड, कशेरुकियों में ग्रंथियों का उद्भव किससे होता है? जब अपन ने ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है ना, उत्तक के अंदर मैंने थोड़ा सा वहां पे पढ़ाया था जब आपको बताया था। ठीक है ना, एक तो अपन ने पढ़ा था एपिथेलियम उपकला, जिसको कहा था तीनों भ्रूणीय स्तरों से बनता है। फिर अपन ने किडनी की बात करी, वो मेसोडर्म से थी। ग्रंथियों की बात करी, वो भी मेसोडर्म से थी। ठीक है ना, तो ग्रंथियों का उद्भव कौन सी भ्रूणीय अवस्था या कौन से भ्रूणीय स्तर से होता है? मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से। किससे होता है? मेसोडर्म से। ठीक है, नंबर 3, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। नंबर 3, लिंगामेंट्स व टेंडोन्स निर्मित होते हैं। लिंगामेंट्स व टेंडोन्स निर्मित होते हैं। जब अपन ने बात करी थी रे संयोजी उत्तक की, जब अपन ने बात करी थी संयोजी उत्तक की, वहां पे बताया था कि जो लिंगामेंट्स व टेंडोन्स जो होते हैं वो संयोजी उत्तक से बनते हैं। किससे बनते हैं? संयोजी उत्तक से बनते हैं। ठीक है, नंबर 4, मनुष्य के नाक में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है रे? मनुष्य के नाक में पाई जाने वाली उपास्थि, तो ध्यान रखना हाइलीन उपास्थि। मनुष्य के नाक में, इंपॉर्टेंट सवाल है, मनुष्य के नाक में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है? हाइलीन उपास्थि। कौन सी उपास्थि? हाइलीन उपास्थि। ठीक है, मनुष्य के नाक में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5, ये कह रहा है कि मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? एपिथेलियम उपकला में, पेशी के अंदर, संयोजी उत्तक के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? संयोजी उत्तक के अंदर। मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? संयोजी उत्तक के अंदर। ध्यान रखना, मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक। सवाल नंबर 6, आरबीसी सिकुड़ जाती है अगर, आरबीसी सिकुड़ जाती है अगर। जब अपन ने विसरण वगैरह पढ़ा था तब बताया था कि ये मान लो कोई कोशिका है और ये अगर अति पराशरी है। क्या है? अति पराशरी। अति पराशरी का मतलब रे इसकी जो सांद्रता है वो क्या है? ज्यादा है। सांद्रता क्या है? ज्यादा है। और ये सांद्रता क्या है? कम है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, बताया था आप लोगों को। तो किस में रे? अति परासरणी द्रव के अंदर। आरबीसी कब सिकुड़ जाएगी? जब इसको अति परासरी विलयन के अंदर रखा जाएगा। किस में? अति परासरी विलयन के अंदर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त स्कंदन किन रुधिराणुओं के बिना नहीं हो सकता? रक्त का स्कंदन किन रुधिराणुओं के बिना नहीं हो सकता? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, बिंबाणु का कार्य क्या होता था रे? मेन कार्य रक्त का थक्का। थक्के का मतलब क्या है? स्कंदन। क्या है? स्कंदन। तो क्या हो गया? प्लेटलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जीवित मेंढक को कुछ देर पानी में रखने पर उसकी त्वचा से पृथक होने वाली पतली झिल्ली में पाया जाने वाला उत्तक। पतली झिल्ली का मतलब क्या है? शरीर का बाहरी आवरण। शरीर का बाहरी आवरण किससे बनता है? उपकला उत्तक से, एपिथेलियम उत्तक से। बताया था आप लोगों को।
ठीक है, और वो भी कौन सा रे, सरल सल्की उपकला। कौन सा, सरल सल्की उपकला। कौन सा उत्तक था, सरल सल्की उपकला, जो बाहरी आवरण का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ग्रंथि निर्माण करने वाला उत्तक कहलाता है। ग्रंथि निर्माण करने वाला उत्तक उपकला, पेशी, सल्की और घनाकार। ठीक है, अब देखो यहां पे सल्की में कौन सा सल्की दिया हुआ नहीं, संयुक्त सल्की भी होता है ना, ठीक है, उपकला का सल्की भी होता है, तो मेन यहां पे क्या दिया हुआ, उपकला। तो ग्रंथि निर्माण करने वाला उत्तक कौन सा है, उपकला उत्तक। ग्रंथि निर्माण करने वाला उत्तक कौन सा है रे, उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक है, उपकला उत्तक। क्वेश्चन नंबर 10, दसवां रे, ऊंट की कुबड़ में पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है। ऊंट की कुबड़, कंकाल उत्तक, पेशी उत्तक, एरियोलर उत्तक या एडिपोज उत्तक। ध्यान रखना, ऊंट की कुबड़ में कौन सा होता है, आप लोगों को पता है, वसा संयोजी उत्तक। वसा संयोजी उत्तक, ऊंट की कुबड़ में कौन सा होता है, वसा संयोजी उत्तक। इसी को अपन एडिपोज उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोज उत्तक। क्या कहते हैं, एडिपोज उत्तक। तो ऊंट की कुबड़ में कौन हो गया रे, एडिपोज उत्तक। कौन हो गया, एडिपोज या वसा संयोजी उत्तक। ऊंट की कुबड़ में एडिपोज या वसा संयोजी उत्तक। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11, रक्त वाहिकाओं का अस्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आपको जब बताए थे ये उपकला उत्तक के बारे में, उस समय अपन ने पढ़ा था कि जो शल्की एपिथेलियम होता है वो रक्त वाहिकाओं का आस्तर बनाता है। क्या बनाता है, रक्त वाहिकाओं का आस्तर। कौन, शल्की एपिथेलियम। ठीक है, कौन होता है, शल्की एपिथेलियम। उसके बाद भाई इसमें ज्यादा कुछ समझाना है नहीं, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड रखेंगे। उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती रे, बताया था कि एकमात्र ऐसा उत्तक जो तीनों भ्रूणीय स्तरों से बनता है। तीनों भ्रूणीय स्तरों से बनता है, बताया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 13, जंतुओं में गैमेट्स होते हैं अथवा जीवन भर विभाजन तथा पुनर्निर्माण की शक्ति रखने वाला उत्तक है। आपको पता है हम लोगों ने जब उपकला पढ़ा था, इसको कहा था रे आद्य उत्तक। क्या कहा था, आद्य उत्तक। मतलब कोई भी अन्य उत्तक बनेगा वो इसी से बनेगा। ठीक है, और इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, मतलब पूर्ण विभाजन होता ही नहीं है, अपूर्ण विभाजन होता है, यह भी बताया था। तो जीवन भर विभाजन करने वाला उत्तक या उसकी कोशिकाएं कौन सी है रे, उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक है, उपकला उत्तक। समझ में आ गया। उसके बाद नंबर 14, यह कह रहा है स्तनधारियों में आमाशय एवं आंत किसके द्वारा स्तरित होते हैं। आमाशय और आंत, आमाशय और आंत। ठीक है, यह भी कौन सा है, उपकला ही है। कौन सा है, उपकला ही है। उपकला में भी कौन सा है, स्तंभाकार। उपकला में भी कौन सा है, स्तंभाकार। आमाशय और आंत कौन सा है, स्तंभाकार एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन अपने को कहता है कि निम्न में से संयोजी उत्तक की कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। निम्न में से संयोजी उत्तक की कौन सी कोशिकाएं किसका, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। बताया था आपको कौन सी कोशिकाएं होती है, प्लाज्मा कोशिका। संयोजी उत्तक की कौन, देखो प्लाज्मा किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक। तो तरल संयोजी और प्लाज्मा कोशिका से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। बताया था आपको, जब कोई प्रतिजन अपने शरीर में प्रवेश करता है तो वो जो बीटा कोशिकाएं होती है उनको प्लाज्मा कोशिका में कन्वर्ट करता है, फिर वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो कौन सी कोशिकाएं, संयोजी उत्तक की कौन सी कोशिकाएं, तो प्लाज्मा कोशिका। कौन सी कोशिकाएं होगी भाई, प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लिगामेंट्स तथा टेंडन में कौन सा उत्तक पाया जाता है रे। ठीक है, वैसे तो कौन सा होता है, संयोजी होता है, लेकिन यहां पे संयोजी दो दे रखे हैं। ठीक है, एक तो संयोजी उत्तक,
पेशी उत्तक, तंतुमय संयोजी उत्तक और कंकालीय उत्तक। तो संयोजी के अंदर भी कौन सा होता है? तंतुमय संयोजी उत्तक। लिंगामेंट्स और टेंडन, एक सवाल पीछे आया था उसके अंदर सिर्फ संयोजी था तो संयोजी उत्तक हो गया। ठीक है, यहां पे संयोजी के साथ साथ तंतुमय भी दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? तंतुमय संयोजी उत्तक। लिंगामेंट्स तथा टेंडन में कौन होता है? तंतुमय संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि लिंगामेंट मुख्यतः किससे बनता है? लिंगामेंट मुख्यतः किससे? अब जब अपन ने संयोजी उत्तक पढ़ा था ना रे, उस संयोजी उत्तक के अपन ने अंदर एक लाइन लिखी थी कि रक्त को छोड़कर अन्य सभी उत्तक क्या करते हैं? इलास्टिन यानी कोलेजन का स्रावण करते हैं। किसका स्रावण करते हैं? कोलेजन का श्रावण करते हैं। किसका श्रावण करते हैं? कोलेजन का श्रावण। ठीक है, वहां पे अपन ने इलास्टिन भी पढ़ा था, कोलेजन भी पढ़ा था। ये कह रहा है लिंगामेंट मुख्यतः किससे बनता है? तो कोलेजन से बनता है। किससे बनता है? कोलेजन। संयोजी उत्तक के अंदर ही पढ़ा था। देखो लिंगामेंट्स और टेंडेंट्स के 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों अलग अलग। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। किससे बनता है? कोलेजन के द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सी तंतु में प्रोटीन नहीं है? कौन सी तंतु में? देखो इलास्टिन तंतुमय है, कोलेजन तंतुमय है, मायोसिन तंतुमय है। जब अपन ने पटलिका विधि पढ़ी थी कोशिका द्रव्य विभाजन की, तो अपने विदलन विधि, तो एक्टिन और मायोसिन तंतु पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे। एल्बुमिन जो है वो तंतुमय नहीं है, ध्यान रखना। एल्बुमिन प्रोटीन तंतुमय नहीं है। एल्बुमिन प्रोटीन तंतुमय नहीं है क्योंकि ये पेशियों में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट संयोजी उत्तक है रे। संयोजी उत्तक उत्पत्ति में एक्टोडर्मल व अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है उत्पत्ति में मेसोडर्मल व अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। एक बात बताओ रे, संयोजी उपकला उत्तक जब पढ़ा था ना, उसमें कहा था अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। ठीक है, लेकिन संयोजी उत्तक के अंदर क्या होता है? उपस्थित। पहली बात तो इसी से काट दो। संयोजी उत्तक में क्या? उपस्थित। अनुपस्थित वालों को काट दो। ये गया, ये गया। फिर ये कहता उत्पत्ति में एक्टोडर्मल। ठीक है, उत्पत्ति में एक्टो नहीं होता है, उत्पत्ति में क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। होता है नहीं होता है? संयोजी उत्तक में पढ़ा था। उत्पत्ति में कैसा होता है? मेसोडर्मल। तो मेसोडर्मल और उपस्थित, ये रहा मेसोडर्मल और उपस्थित। संयोजी उत्तक उत्पत्ति में कैसा होता है? मेसोडर्मल, और अंतरकोशिकीय स्थान क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उत्पत्ति में मेसोडर्मल, अंतरकोशिकीय स्थान क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। अभी पढ़ा था मास्ट कोशिकाएं कौन से उत्तक में पाई जाती है? संयोजी उत्तक के अंदर। कहां पाई जाती है? संयोजी उत्तक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट महाभक्षकाणु तथा मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ठीक है, अब देखो इन दोनों को चलो नहीं पता, ये तो अभी जस्ट पढ़ा ना। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? संयोजी उत्तक में। ये लो, तो अब ध्यान रखना संयोजी उत्तक में कौन कौन है? फाइब्रोब्लास्ट, महाभक्षकाणु। भाई महाभक्षकाणु क्या है? डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है? रक्त का पार्ट है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। तो महाभक्षकाणु भी तो संयोजी उत्तक का पार्ट हो गया। तो किस में पाई जाती है? संयोजी उत्तक में। उसके बाद सवाल नंबर 22 अपन से कह रहा है कि निम्न में से कौन से उत्तक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा शरीर के अधिकांश भागों को बनाते हैं? तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक। अधिकांश भागों में पाए जाते हैं और शरीर के अधिकांश भागों को जोड़ते हैं या बनाते हैं। कौन होते हैं? संयोजी उत्तक। कौन होते हैं? संयोजी उत्तक। ध्यान रखना, कौन से उत्तक मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो संयोजी उत्तक। कौन पाए जाते हैं? संयोजी उत्तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल कह रहा है उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, देखिए उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन पूछ रहा है अपन को। ठीक है, तो अपन ने जब उपास्थि पढ़ी थी उस समय अपन ने एक बोला था कि उपास्थि की कोरक कोशिकाएं होती है। क्या होती है?
कोरक कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? कोरक कोशिकाएं। और ये कोरक कोशिकाएं किसका निर्माण करती है रे? कॉन्ड्रिन प्रोटीन का निर्माण करती है। इसके अंदर भी उपास्थि अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? उपास्थि अणु बनते हैं। उपास्थि के अंदर कोरक कोशिकाएं पाई जाती है। कोरक कोशिकाएं उपास्थि अणु का निर्माण करती है और उपास्थि अणु से फिर एक प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रिन। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन। ठीक है, तो ध्यान रखना, उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, उपास्थि किससे बनती है? ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट या सबम्यूकोसा। ध्यान रखना, उपास्थि कॉन्ड्रिन प्रोटीन के एक तत्व कॉन्ड्रोसाइट से बनती है। अभी पढ़ा ना उपास्थि में प्रोटीन कौन सा? तो कॉन्ड्रिन। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन। और बनती किससे है? कॉन्ड्रोसाइट से। किससे बनती है? कॉन्ड्रोसाइट से। उपास्थि किससे बनती है? कॉन्ड्रोसाइट। किससे बनती है? कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक है, उसके बाद आ गया रे नंबर 25। 25वां कहता है अस्थि का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना, अस्थि का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का मुख्य घटक, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फिर नंबर 26, ये आ गया रे 26वां क्वेश्चन। 26वां सवाल अपने से क्या कह रहा है? 26वां सवाल कह रहा है स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये क्या है? इनके आगे का कार्य बताना है। एक बात बताओ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अपन ने पढ़ा था ना, रक्त का थक्का बनाने के लिए। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो 1 का 2, 1 का 2 नहीं है, 1 का 2 नहीं है, 1 का 2 इसमें भी नहीं, ले 1 ही बचा ये तो 1 का 2। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या करता है? प्रतिरक्षा की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है। और एल्बुमिन क्या करता है? परासरणी संतुलन को बनाता है। तीनों ध्यान रखना रे, इनका कार्य ध्यान रखना, यह सवाल पूछा जा सकता है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा की क्रियाविधि का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, और एल्बुमिन जो है वो परासरणी संतुलन को बनाए रखता है। तीनों ध्यान रखना, एल्बुमिन, परासरणी। अगर इसको ऐसे नहीं देके अलग ही क्वेश्चन बना के पूछ ले कि निम्न में से एल्बुमिन का कार्य है थक्का बनाना, प्रतिरक्षा, परासरणी संतुलन, तो परासरणी संतुलन। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का, प्रतिरक्षा क्रियाविधि किसकी है? ग्लोबुलिन। अब है क्वेश्चन नंबर 27, मानव रुधिर के अंदर उपस्थित WBC पर मिलीमीटर क्यूब का अवरोही क्रम क्या है? देखो, WBC में अपने को पता है सर्वाधिक कौन पाई जाती है रे? सर्वाधिक कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। ये अपने को पता है, ये पढ़ा था अपने, सर्वाधिक, है ना। और न्यूनतम कौन होती है भाई? न्यूनतम कौन होती है? बेसोफिल होती है ना। न्यूनतम कौन होती है? बेसोफिल। बस जो सबसे आगे है कौन है देख लो, न्यूट्रोफिल नहीं है इसमें। कौन नहीं, एक ही बचा रही। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल, देखो, है ना। तो सर्वाधिक न्यूट्रोफिल, अवरोही क्रम पूछा ना, ज्यादा से कम, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ध्यान रखना। 28, ये कह रहे अरेखित पेशी पाई जाती है। अरेखित पेशी कहां पाई जाती है? अब एक बात बताओ रे, जो अरेखित पेशी होती है ना, वो कैसी होती है? अरेखित पेशी कैसी होती है? अपन ने जब पढ़ा था, जो रेखित होती है वो ऐच्छिक होती है, जो अरेखित होती है वो अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी? अनैच्छिक और चिकनी। जो अरेखित पेशियां होती है वो अनैच्छिक और कैसी होती है? चिकनी। अब ये पूछ रहा है, अब अनैच्छिक है तो ग्रीवा के अंदर, यहां तो अनैच्छिक काम की नहीं है, ठीक है। भुजा में, ग्रीवा का मतलब गले के अंदर का पार्ट नहीं, ये वाला, इसको हिला सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं, अंगुलियों को हिला सकते हैं मूत्राशय में। तो अनैच्छिक अपने एक पढ़ा था, रेखित लेकिन अनैच्छिक हृदय पेशी, याद है।
अरेखित पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक। रेखित पेशियां कैसी होती है? ऐच्छिक। लेकिन एकमात्र ऐसी पेशी जो रेखित भी है, अनैच्छिक भी है, हृदय पेशी। कौन सी पेशी? हृदय पेशी। ठीक है। 29, वह प्रोटीन जो कि पेशियों में संग्रहित ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। वह प्रोटीन जो पेशियों में संग्रहित ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। एक बात बताओ रे, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही रुधिर के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन की क्या करता है? सप्लाई करता है। पहली बात। दूसरी बात में हरे, एक होता है मायोग्लोबिन। कौन होता है? मायोग्लोबिन। होता क्या है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये इस मायोग्लोबिन को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन लेने के बाद मायोग्लोबिन क्या करता है? इसका संग्रहण करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का संग्रहण कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है। ठीक है। और जब कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, वहां पर अचानक अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो स्टोरेज कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है। तो संग्रहित कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है। ध्यान रखना, यह प्रोसेस ध्यान रखना। ठीक है। नंबर 30 देखो, 30वां कह रहा है चिकने पेशी तंतु है। चिकने पेशी तंतु है। यह कह रहा है कि बेलनाकार, अशाखित, रेखित। अभी अपन ने चिकने को क्या बोला था रे? अरेखित। पिछले सवाल के अंदर ही देखो, ये रहा। देखो, अरेखित पेशी को मैंने क्या बोला था? चिकनी बोला था कि नहीं बोला था? जो अरेखित है वो चिकनी है, वो क्या है? अनैच्छिक। ये रहा। तो चिकने रेखित तो नहीं हो सकते। चिकने तर्कु रूप, अशाकित, अरेखित, एक नाभीय तथा अनैच्छिक। ठीक है। एक नाभीय भी नहीं होते रे। चिकने पेशी तंतु, चिकने पेशी तंतु जो होते हैं वो अरेखित होते हैं, अशाकित होते हैं। एक नाभीय और अनैच्छिक बिल्कुल होते हैं। अनैच्छिक है ना? अरेखित क्या है? अनैच्छिक है। क्या है? अनैच्छिक। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, एक नाभीय होते हैं। क्या होते हैं? एक नाभीय। यहां पे देखो, जैसे बेलनाकार, अशाकित, अरेखित, बहुनाभिकीय, ये नहीं होता। अब अनैच्छिक तो यहां पर भी है। अब इसके अंदर थोड़े बिंदु ज्यादा है, इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जो चिकने होते हैं वह अरेखित होते हैं। चिकने होते हैं वह अरेखित होते हैं, एक नाभिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक नाभिकीय, यूनिसेंट्रल। कितने क्या होते हैं? यूनिसेंट्रल, एक केंद्र पाया जाता है। जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ देखो? बहुनाभिकीय। ये नहीं हो सकता। समझ में आ गई ना चीज? तो चिकने पेशी तंतु क्या है? तर्कु रूप, अशाखित, अरेखित, एक नाभिकीय तथा अनैच्छिक। ये हो गया तुम्हारा 30वां क्वेश्चन। उसके बाद है 31। 31वां कहता है मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखो, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन तो रक्त में है, अब वो उससे ऑक्सीजन ले रहा है, इसका मतलब ये रक्त में नहीं है रे, ये तो ऑक्सीजन का संग्रह करता है। और जो कोशिकाएं हैं उनकी उपापचयी क्रिया में ऑक्सीजन को डालता है। तो रक्त में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है? पेशियों के अंदर। किस में पाया जाता है? पेशियों के अंदर। ध्यान रखना, मायोग्लोबिन कहां होता है? पेशियों के अंदर। 32 क्वेश्चन नंबर 32 अपन से यह कहता है कि रेखीय पेशीय तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जब मैंने पढ़ाया था रेखीय पेशीय तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, पेशीय तंतु जब पढ़ाया था तब बताया था रे सार्कोमियर नाम की एक चीज होती है जो इसकी संरचनात्मक, लिखाया था बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट। सार्कोमियर को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, किसकी? पेशीय तंतु की। ठीक है ना? तो 32 का क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। अब देखिए 33, श्वान कोशिकाएं तथा रेनवियन की नोड पाई जाती है। श्वान कोशिकाएं तथा रेनवियन की नोड, ये शब्द पढ़ा हुआ ना रे? जब अपन ने तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन पढ़ा था, याद है कुछ? उस न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन था अपना तंत्रिकाक्ष, उस तंत्रिकाक्ष के ऊपर बोला था रे कि माइलिन आच्छादक वसा की परत पाई जाती है। कौन सा? माइलिन आच्छादक।
कौन सा आच्छादक? माइलिन आच्छादक नाम की एक वसा की परत पाई जाती है। इसके पास में क्या होती है? श्वान कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है? श्वान कोशिकाएं। तो कहां पड़ा था? तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बनेगा? तंत्रिका उत्तक। कौन सा बनेगा? तंत्रिका उत्तक। ठीक है, उसके बाद में 34, तंत्रिका कोशिका भ्रूण की किस अवस्था से उत्पन्न होती है? ये सब याद रखना रे, एक एक काफी सारे आ गए हैं, ठीक है ना। बाकी तो सब मेसोडर्म से था, ठीक है, किडनी हो जाए चाहे, ठीक है ना, ये सब किससे था? मेसोडर्म से था। लेकिन तंत्रिका कोशिका भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। तंत्रिका कोशिका भ्रूण की किस अवस्था से बनती है? एक्टोडर्म से। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म से बनती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, घास के तने का अधिकांश दीर्घ कारण निम्न में से किस विभज्योतक के कारण होता है? घास के तने का अधिकांश दीर्घीकरण निम्न में से किस विभज्योतक के बारे में होता है? एक अपने पढ़ा था रे शीर्षस्थ, इसको शायद पूलियन कहते हैं, नहीं इसको पूलियन नहीं कहते। एक पढ़ा था शीर्षस्थ, एक पढ़ा था अंतर्वेशी, और एक शायद बाह्य पढ़ा था रे पार्श्वीय। क्या पढ़ा था? पार्श्वीय। इसको कैम्बियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियन। ये तो सबसे ऊपर होता है, ये तनों के अंदर होता है, और ये आंतरिक भागों के अंदर होता है। आंतरिक भागों के अंदर मेनली घास के तने का अधिकांश भाग जो होगा वो किसके वजह से होगा रे? अंतर्विष्ट विभज्योतक। किसकी वजह से होगा? ध्यान रखना, अंतर्विष्ट विभज्योतक। घास में जो अंतर्विष्ट होता है, जैसे शाकाहारी जीव जंतु घास को खाते हैं तो ऊपर से टूट जाती है, तो जिस जगह से वो खाते हैं उस जगह को वापस उगाने का काम कौन करता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक। कौन करता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक। पूछ लिया जाए कि शाकाहारी जीवों द्वारा खाए जाने के पश्चात घास को पुनः उगाने में कौन सा उत्तक मदद करता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, उसके बाद में है 36 कहता है कि विभज्योतक वे उत्तक है जिनमें की, विभज्योतक वे उत्तक है जिनमें की कोशिकाएं खाद्य पदार्थ संचित रखकर नवीन कोशिकाओं को प्रदान करती है। नहीं, विभज्योतक खाद्य पदार्थ संचित नहीं करता। कोशिकाएं परिपक्व होकर पौधे की स्थूल, नहीं, विभज्योतक तो कभी परिपक्व होगी नहीं, क्योंकि उनमें विभाजन की क्षमता पूर्ण होती है। कोशिकाएं आकार में बढ़कर पौधों की वृद्धि नहीं करती रे, कोशिकाएं कोशिकाओं को जन्म देती, ये सही है। विभज्योतक में विभाजन की क्षमता पूर्ण नहीं हो पाती, यानी विभाजन बार बार होता है। तो जब बार बार विभाजन होगा तब क्या होगा? पुरानी कोशिकाओं से बार बार नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो 36 में क्या है? कोशिकाएं कोशिकाओं को जन्म देती है। उसके बाद में एक पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? शीर्षस्थ, पार्श्वीय, रभंजन, त्वचाजन। ये तो पता ही है कौन सा है, शीर्षस्थ। ठीक है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। 38 देखिए, एक बीज पत्ती की वृद्धि किसके द्वारा होती है? ध्यान रखना, एक बीज, अभी अपन ने पढ़ा ना घास क्या है? एक बीज पत्री है। क्या है? एक बीज पत्री है। ठीक है, तो अभी घास के अंदर कौन था? शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट विभज्योतक। कौन था? अंतर्विष्ट। ध्यान रखना, एक बीज पत्री अगर आ जाए कहीं पर और उसकी पत्ती की वृद्धि किसके द्वारा होती है? एक बीज पत्री की, अंतर्विष्ट। ध्यान रखना, अंतर्विष्ट विभज्योतक। कौन सा विभज्योतक? अंतर्विष्ट विभज्योतक। एक बीज पत्री, अभी द्विबीज पत्री भी आएगा। ठीक है ना। ये देखिए 39 कहता है कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल द्विबीज पत्री पौधों में ही पाया जाता है? आ गया, कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल द्विबीज पत्री में? एक में कौन था? अंतर्विष्ट विभज्योतक, और दो में कौन है रे? स्थूल कोणोत्तक। कौन है? स्थूल कोणोत्तक। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, नाम याद है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा।
तो द्विबीजपत्री के अंदर कौन सा उत्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बीजपत्री, अंतर्विष्ट विभज्योतक, द्विबीजपत्री, स्थूल कोणोत्तक। ये नहीं देवे तो कोलेनकाइमा याद रखना। द्विबीजपत्री कौन है, स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा, या क्या नाम है, कोलेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद देखिए 40वां सवाल कह रहा है स्थूल कोणोत्तक एवं दृढ़ोत्तक, स्थूल कोणोत्तक एवं दृढ़ोत्तक दोनों एक साथ किसमें पाए जाते हैं। स्थूल कोणोत्तक तो कौन था रे, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और ये क्या था रे, स्क्लेरेनकाइमा। ये कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। दोनों एक साथ किसमें होते हैं, तो भी द्विबीजपत्री, ध्यान रखना। समझ में आ गई। स्थूल कोणोत्तक एकल आ जाए, द्विबीजपत्री दोनों साथ में आ जाए, पेरेनकाइमा की बात नहीं हो रही, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दोनों एक साथ कहां उपस्थित होते हैं, तो द्विबीजपत्री के तने में। कहां पर, द्विबीजपत्री के तने में होते हैं। कहां होते हैं, तने में। देखो, एक बीजपत्री के तने में, द्विबीजपत्री के तने में, द्विबीजपत्री के जड़ में। तो कहां होते, दोनों एक साथ। खाली पूछे स्थूल कोणोत्तक तो द्विबीजपत्री, दोनों साथ में पूछे तो द्विबीजपत्री के तने में। कहां होते हैं, तने में होते हैं, स्तंभ में होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में है 41 कैम्बियन एधा क्या है। ठीक है, देखिए 41वां सवाल क्या है, कैम्बियन एक शीर्षस्थ विभज्योतक, एक अंतर्विष्ट विभज्योतक, एक प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक और एक द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक। सवाल नंबर 41। ठीक है, तो देखो अपन ने जब पार्श्वीय पढ़ा था, ठीक है, इसको कैम्बियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियन। ये कितने प्रकार के होते रहे, एक तो होता है पूलीय, एक होता है अंतरपूलीय और एक होता है कॉर्क। पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन। पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन। तो ध्यान रखना कि कैम्बियन क्या है, एक शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट, प्राथमिक, पार्श्व। एक बात ध्यान रखना, ये जो पार्श्वीय विभज्योतक होता है ये द्वितीयक उत्तक होते हैं। कैसे उत्तक होते हैं, द्वितीयक, तो प्राथमिक नहीं होगा, एक द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक, द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक। ध्यान रखना, जो पार्श्वीय उत्तक होते हैं कैम्बियन, वो द्वितीयक उत्तक होते तो विभज्योतक के भाग है, ठीक है ना, लेकिन होते कैसे हैं, द्वितीयक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक, कैसा, एक द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक, नाम क्या है, पार्श्वीय। ठीक है, और हिस्सा इसका यह है विभज्योतक का। ठीक है, ये कितने प्रकार के, 3, पूलीय, अंतरपूलीय, कॉर्क। पार्श्वीय को क्या कहते हैं, कैम्बियन। कितने हैं, पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन। ठीक है, उसके बाद मेरे 42 क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किसी वृक्ष से तने की गोलाई में वृद्धि उस किस उत्तक की सक्रियता के कारण होती है। तने की गोलाई की वृद्धि का पूछा है ना रे, तो कौन होगा, तना ये है ना, ये क्या है, पार्श्व नहीं है क्या, तो कौन सा हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक। कौन सा विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, फिर 43 कार्क एधा किसका उदाहरण है, कार्क एधा अभी अपन ने पढ़ा था ना, कार्क कैम्बियन। कार्क कैम्बियन किसका है, पार्श्व विभज्योतक का। किसका उदाहरण है, पार्श्व विभज्योतक का। कार्क कैम्बियन 3 थे ना, पूलीय कैम्बियन, अंतपूलीय कैम्बियन और कार्क कैम्बियन। किसके भाग हैं, पार्श्वीय विभज्योतक के। किसके भाग हैं, पार्श्वीय विभज्योतक के। ठीक है, उसके बाद में अरे 44 अच्छा सवाल है, याद कर लेना। ये कह रहा है बाह्य आदि दारुक और बहु आदि दारुक संवहन पूल किसकी एक विशेषता है। बाह्य आदि दारुक और बहु आदि दारुक आपको मैंने दोनों पढ़ाए रे, ठीक है ना, दोनों के दोनों आपको बताए। ध्यान रखना, होते किसमें, एक बीज पत्र की जड़ में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब मैंने ये पढ़ाया था
दोनों के दोनों आपको नाम बताए थे, बाह्य आदि दारूक, अंतर आदि दारूक। ठीक है, ध्यान रखना किस में होते हैं, एक बीज पत्री की जड़ में होते हैं। किस में होते हैं, एक बीज पत्री की जड़ में। उसके बाद मेरे 45वां सवाल, कोलेन काइमा किस में पाया जाता है? कोलेन काइमा किस में पाया जाता है? कोलेन काइमा यानी स्थूल कोणों उत्तक, अभी अपन ने जस्ट पहले पढ़ा था रे, घास वगैरह में होता है ना। ठीक है, तो शाकीय पौधों के अंदर किस में होता है, शाकीय पौधों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 46, अब अपने हाथ से लिखे हुए आ गए। ठीक है, 65 सवाल है, बढ़िया ढंग के सवाल है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, उत्तक की इसके आगे की क्लास जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, सब तक पहुंचा दो। ठीक है, सत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 सवाल क्या कहता है कि पेशी उत्तक शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है। बिल्कुल सही बात है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से बना होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर है 47, हृदय पेशी के लिए सत्य कथन है रे। 47 हृदय पेशी के लिए सत्य कथन है। ये अनैच्छिक होती है, बिल्कुल अनैच्छिक होती है, कंट्रोल नहीं कर सकती। यह पेशियां रेखित होती है। बिल्कुल रेखित कैसी होती है, ऐच्छिक। अरेखित कैसी होती है, अनैच्छिक। लेकिन हृदय एकमात्र ऐसी पेशी है जो रेखित के साथ साथ क्या है, अनैच्छिक। उपयुक्त दोनों। 48, चिकनी पेशी उत्तक, चिकनी कैसी होती रे, चिकनी अरेखित होती ना, और अरेखित जो होगी वो क्या होगी, अनैच्छिक होगी। ये लो, चिकनी पेशी उत्तक क्या होता है, अरेखित और अनैच्छिक। ठीक है, फिर 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कंकाल पेशियां होती है। कंकाल की पेशियां कैसी होगी बताओ, ऐच्छिक होगी कि अनैच्छिक होगी, ऐच्छिक ही होगी। और जो ऐच्छिक होती है वो कैसी होती है, रेखीय होती है। देखो अरेखित अरेखित क्या है, अनैच्छिक नहीं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन कह रहा है एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता। तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, आंतरिक अंगों के बीच, रक्त वाहिकाओं के पास या अस्थि मज्जा में। तो ध्यान रखना ये आंतरिक अंगों के बीच नहीं पाया जाता। एक बात बता दूं रे, ये 3 जो पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट को याद रखना एरियोलर संयोजी उत्तक के साथ, कि एरियोलर संयोजी उत्तक, ये नाम ऐसे ही पूछा जाएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई ना। तो एरियोलर संयोजी उत्तक कहां पाया जाता है, ध्यान रखना, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिकाओं के पास और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता, आंतरिक अंगों के बीच नहीं पाया जाता। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद में 51, 51वां कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यह कह रहा है निम्न में से सत्य कथन नहीं है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फेट से बनती है। 2 अस्थियां आपस में कंडरा से जुड़ती रही, यह गलत सवाल है। कंडरा क्या करती है, अस्थि को पेशी से जोड़ती है। अस्थि को किससे जोड़ती है, पेशी को जोड़ती है। जबकि स्नायु का अगर बोलता ना ये, तो स्नायु क्या करती है रे, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से। ये क्या कह रहा है, 2 अस्थियां आपस में कंडरा से नहीं, किससे जुड़ती है, स्नायु से जुड़ती है। 2 अस्थियां आपस में किससे जुड़ती है, स्नायु से। ये खोटा हो गया ना, मतलब आपका उत्तर ये है सी। 52, निम्न में से कौन सी उपकला उत्तक की कोशिकाएं पतली तथा चपटी होती है। निम्न में से कौन सी उपकला उत्तक की कोशिकाएं पतली और चपटी होती है। तो ये तो पता ही है, कौन सी होती है, सरल सल की उपकला, जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उपकला के अंदर, सरल उपकला। और सरल उपकला के अंदर भी सरल सल्की, स्तंभाकार, घनाकार 3 पढ़े थे। तो उसमें अपन ने बात करी थी कि जो सरल सल्की है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो चपटी और कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 53, 53,
पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम पाए जाते हैं। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम का मतलब है उपकला। तो स्तंभाकार उपकला आंत में, श्वास नली में, हृदय में, आमाशय में, ध्यान रखना श्वास नली में। पक्षमाभी, ये आपको थोड़े थोड़े पॉइंट लिखाए हुए हैं कौन कहां पाया जाता है, तो इनको याद कर लेना। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूं। तो कहां पाए जाते हैं? श्वास नली के अंदर। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम, श्वास नली, ठीक है। उसके बाद में देखो 54 अपने को कहता है जंतु शरीर को ढकने वाला उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? आद्य उत्तक नहीं होता। आद्य उत्तक कौन है? एपिथीलियम यानी उपकला। कौन ढकता है? एपिथीलियम उत्तक। उसके बाद में देखो यह कह रहा है कि फ्लोएम की कौन सी कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम की कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा या फ्लोएम। देखो जो रेशे होते हैं ना, जो रेशे होते हैं वो पादप के कठोर अंगों को बनाने का काम करते हैं, और जहां अंग कठोर हैं वहां की कोशिकाएं विभाजन करने में पुनः सक्षम नहीं है, यानी वो मृत हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्मा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो कौन से रेशे रे? फ्लोएम रेशे। कौन से रेशे? फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका से एक बात मैंने भी बताई थी कि चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, बताया था इस प्रकार से, तीनों बताए थे मैंने, चालनी, सहकोशिका, फ्लोएम रेशे, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, फिर ऐसे तीर लगा हुआ था बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बोला था कि सहकोशिकाओं में केंद्रक होता है जो क्या करता है कि चालनी नलिकाओं की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। याद है कुछ? 56। संवहन बंडल का निर्माण किससे होता है? संवहन बंडल का मतलब क्या होता है? संवहन करना, जल खनिज लवण का संवहन या भोजन का संवहन। तो जाइलम, फ्लोएम दोनों ही संवहनी ऊतक है, इसका मतलब उपरोक्त दोनों। 57 निम्न में से सही कथन है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा, नाम याद रखना रे, रंध्र। रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा रक्षी कोशिकाओं, इस रक्षी कोशिका को क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। रक्षी कोशिका को क्या कहते हैं? द्वार कोशिका, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा, बिल्कुल वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा ही तो होता है। तो 57 का क्या हो गया रे? डी। 57 का क्या हो गया? डी। फिर रे 58 मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह में एक जल अवरोधक पदार्थ होता है। जब अपन ने कोशिका की संरचना पढ़ी थी तो अपन ने एक माइक्रो बॉडी की चर्चा की थी, आपको याद हो तो। किसकी चर्चा की थी? माइक्रो बॉडी की चर्चा की थी। उस माइक्रो बॉडी का नाम था रे स्फेरोसोम। क्या नाम था? स्फेरोसोम। और हमने कहा था कि ये क्यूटीन, तेल और वसा का संश्लेषण और संग्रहण करता है। अब एक बात बताओ, मरुस्थलीय पौधों के एक आवरण कर दिया, ठीक है, और उस आवरण की वजह से जल बाहर नहीं जा पा रहा, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, तो आवरण कैसा होगा रे? चिकना ही तो होगा, तभी तो बाहर नहीं जा पा रहा। या तो मोम होगा, या तेल, या वसा, या क्यूटीन। तो कौन होता है? क्यूटीन होता है। कौन होता है? क्यूटीन, ठीक है। उसके बाद में देखिए 59 ये कह रहा है स्क्लेरेन काइमा पाया जाता है तने में, फलों के छिलकों में। अब जो जो चीजें कठोर है ना, वहां पर स्क्लेरेन काइमा ही होगा, दृढ़ोत्तक ही होगा। तो फल के छिलके भी कुछ हद तक कठोर होते हैं। कठोर छिलके के द्वारा फलों के कठोर छिलके। कैसे छिलके? कठोर छिलके। तो तने में भी होता है, यहां भी होता है। 60 स्क्लेरेन काइमा के लिए सत्य कथन है। पौधे के कठोर भाग को मजबूत जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन से बनी होती है, जीवित नहीं होती है ना। जो दृढ़ भाग बनाएगी उसकी कोशिकाएं जीवित थोड़ी होती है, और इसकी भित्ति लिग्निन से होती है, इसीलिए मोटी और मजबूत होती है। जो स्क्लेरेन काइमा है उनकी भित्ति लिग्निन की बनती है, इसलिए क्या होती है? मोटी होती है और मजबूत होती है। तो ए भी हो गया, सी भी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 61 में देखिए पौधे के लचीलेपन का गुण है। पेरेन्काइमा, ये तो हो ही नहीं सकता, दृढ़ोत्तक होता है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अब ये क्या है? मृदुत्तक है तो ये मृदुत्तक, लेकिन लचीलेपन का गुण किसकी वजह से रे? स्थूल कोणोत्तक की वजह से। किसकी वजह से? स्थूल कोणोत्तक। कंफ्यूज मत होना कि मृदुत्तक नाम है इसलिए लचीलेपन का कारण है, नहीं।
स्थूल कोणोत्तक यानी कोलेनकाइमा पौधे में लचीलेपन का गुण का विकास करता है या लचीलेपन के गुण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? कोलेनकाइमा। फिर 62 सर्वाधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक, ये तो बताया हुआ है नरे। मृदुतक, जब मृदुतक पढ़ा था सबसे पहली लाइन यही लिखी थी, सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है रे? मृदुतक ही तो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 63 विभज्योतक द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया, ध्यान रखना रे, यहां पे तुम लोग विशिष्टीकरण या स्थायीकरण करके मत आ जाना। विभज्योतक द्वारा विशिष्ट कार्य देख के विशिष्टीकरण मत कर देना और स्थायी रूप लेके स्थायीकरण मत कर देना। होता क्या है? विभेदीकरण। क्या होता है? विभेदीकरण। ध्यान रखना, क्या होता है? विभेदीकरण। 64 सत्य कथन नहीं है। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है, बिल्कुल होती है, शीर्ष भाग में होती है। विभज्योतक की कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य तथा मोटी कोशिका भित्ति होती है। इसमें रसधानी नहीं होती है। अब देखिए रे, विभज्योतक आपको पता है किसकी कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। और यहां पे लिखा हुआ रसधानी नहीं होती, ये बिल्कुल बात सही है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। विभज्योतक पादप उत्तक होते हुए भी इनकी कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा रे? ये वाला। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति मोटी नहीं होती, क्या होती है? पतली। विभज्योतक की कोशिका भित्ति मोटी नहीं होती, पतली। याद क्या रखना है कि विभज्योतक पादप उत्तक होते हुए भी इसके अंदर रसधानी नहीं होती। 65 और अंतिम क्वेश्चन रे 65वां, एपिकल उत्तक पाया जाता है। एपिकल, हाँ, विभज्योतक को क्या कहते हैं? एपिकल। क्या कहते हैं? एपिकल। अब याद आया, एपिकल उत्तक, सवाल आ गया ना, इसलिए याद आ गया। पौधों में पर्व संधियों के पास स्थायी उत्तकों में मूल तथा तने के परिपक्व क्षेत्रों में जड़ व तने के शीर्ष, एक बात बताओ रे, विभज्योतक शीर्ष भाग में स्थित होता है, तो मूल में, जड़ में या तने में तो हो ही नहीं सकता। यहां पे भी जड़ तना है, यहां पे भी जड़ तना है, कहां है? पौधों में पर्व संधियों के पास स्थायी उत्तकों में कौन होता है? एपिकल यानी विभज्योतक। कहां होता है? पर्व संधियों के पास स्थायी उत्तकों के अंदर। ये हो गया रे उत्तक। 65 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। दमदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको 2-3 बार देखना, याद कर लेना इन सवालों को, क्योंकि थ्योरी भी काफी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, रुकना नहीं चाहिए, शेयर करो। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करो और चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा करो शेयर और सब्सक्राइब भी करो रे। बिना सब्सक्राइब वाले है ना, क्या लगता है सब्सक्राइब करने में? कर लो, पढ़ ही तो रहे हो, है ना, जब पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।